तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बफर सॉल्यूशन, और मैंने सबसे लास्ट में बताया था कि 3 टाइप्स के बफर होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। बफर ये कैसे बनते हैं पहले ये समझते हैं, और फिर बाद में इनके फॉर्मूले को डराइव करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एसिडिक बफर से ही। तो एसिडिक बफर से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे जो बफर होते हैं, मतलब एसिडिक बफर, इसमें हम लोगों को वीक एसिड चाहिए होता है और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस, या फिर या फिर अगर कॉन्जुगेट बेस नहीं है तो बोल सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मतलब सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब कि अगर एसिटिक एसिड है तो साथ में चाहिए CH3COO- या फिर CH3COO Na। Na वैसे भी कुछ नहीं करता है, तो आप चाहे बेस बोलो या फिर सॉल्ट ऑफ एसिड बोलो, बात एक ही है वो। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो दिस टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन आर prepared, this type of buffer solution are prepared by using weak acid and its conjugate base, और लिखो और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो कैसे बनता है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ पे कोई भी वीक एसिड चल सकता है और उसका सॉल्ट ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। लाइक एसिटिक एसिड, उसका सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड HCOOH और साथ में उसका सॉल्ट, लाइक फिनॉल और उसका सॉल्ट या फिर उसका कॉन्जुगेट बेस। आप कोई भी लोगे, आपके पास क्या होगा, ये जो बफर सॉल्यूशन होगा बन जाएगा ये। ठीक है, ये तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले यही सीख रहे हैं कि कैसे कैसे बन सकता है, और बाद में क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो एक बात को ध्यान रखना है कि बफर सॉल्यूशन के लिए कॉन्जुगेट पेयर अगर होगा तो अच्छा रहेगा, मतलब एसिड और कॉन्जुगेट बेस। हाँ, बेस और कॉन्जुगेट एसिड भी हो सकता है, वो बेसिक बफर होगा। ठीक है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, मतलब बेस का कॉन्जुगेट एसिड भी हो सकता है, फिर एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी हो सकता है। अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो एसिडिक बफर, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड है तो बेसिक बफर। तो हम लोग पहला करें एसिडिक बफर, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर कॉन्जुगेट पेयर नहीं है तब भी बफर कई बार बन जाता है, पर बहुत खराब होता है, मतलब कि उसको बफर कहना भी एक तरह से ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा सही नहीं होगा। मतलब देखो, बफर का मतलब यह होता है कि जो पीएच के चेंज को रोक सके, मतलब जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे। अगर आप कॉन्जुगेट पेयर लोगे तो बहुत अच्छे से रोकता है, बहुत अच्छे से उसके क्या होता है, सडन चेंज को रेजिस्ट करता है, तो बहुत अच्छा बफर होता है। अगर आपने कॉन्जुगेट पेयर नहीं लिया तो थोड़ा बहुत वो भी वर्क कर लेता है, थोड़ा बहुत, पर बहुत अच्छा बफर नहीं कहलाता है। ठीक है, ये तो ये बात को ध्यान रखना, अगर कॉन्जुगेट पेयर होगा तो बहुत अच्छा बफर होगा, अगर नहीं है तो उस केस में बहुत अच्छा बफर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो देखते कैसे बन सकता है ये आपके पास एसिडिक बफर। ठीक है, तो इसमें नीचे नीचे पहले लिखो फॉर अ बफर सोल्यूशन conjugate acid base pair is preferred, for a buffer solution conjugate acid base pair is preferred। ठीक है, और लास्ट लेक्चर मैंने लिखवाया था कि बफर सॉल्यूशन के लिए वीक एसिड या वीक बेस ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से कभी भी बफर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें फर्स्ट लिखो बाय टेकिंग वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये ब्रैकेट में लिख लो, और सॉल्ट, वी कैन फॉर्म द एसिडिक बफर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वीक एसिड लाइक CH3COOH और साथ में आपने लिया है इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, तो ये बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। या फिर जैसे कोई वीक एसिड और इसका सॉल्ट,
तो बफर सोल्यूशन होगा। या इवन ऐसा भी हो सकता है जैसे वीक एसिड एंड इसका सॉल्ट। सॉल्ट तो कैल्शियम से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, बफर सोल्यूशन बन जाएगा। ये तो चलो पहला। तो देखो पहला वाला क्या है, बहुत सिंपल है। तो मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट टाइम पे बताया कि जे एडवांस वालों को तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ये। तो वो भी 1 और मोर करेक्ट में 4 सोल्यूशन दे देते हैं, पूछते हैं बताओ कौन से बफर सोल्यूशन है। तो पहला वाला ये तो कोई भी पहचान लेगा। और एडवांस में तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि भाई वो क्वेश्चन आता है जिसमें सोचना पड़े, ये तो कोई भी कर लेगा। तब तो एडवांस के लायक का तो हुआ ही नहीं एक्चुअल में, एक तरह से एडवांस की इंसल्ट हो गई कि ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो मतलब और क्या हो सकता है ये समझते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे बन सकता है और ये बफर सोल्यूशन। तो पहले समझते हैं। देखो बफर सोल्यूशन के लिए मैंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बफर सोल्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। बफर सोल्यूशन के लिए वीक एसिड या वीक बेस ही होना चाहिए। एसिडिक बफर के लिए एसिड और बेसिक बफर के लिए बेस होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई एक तरीका तो बता दिए, और कैसे बन सकता है। तो देखो और कैसे बन सकता है, अगर आप वीक एसिड लो और साथ में लो एंड क्या लो, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप बोलोगे सर आपने तो पहले बोला है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना है। हाँ पहले सुन लेते पूरी बात, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं और वहीं से गलती स्टार्ट होती है और इसी को जे एडवांस वाले पकड़ते हैं। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से लिया, और अगर आपके पास इसमें आगे लिखो वही सेकंड पॉइंट लिखो, इफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर टेकन। नीचे लिखो इफ अमाउंट ऑफ वीक बेस if amount of weak acid, लिखो if amount of weak acid is more than the, if amount of weak acid is more than the amount of strong base, amount of weak acid is more than the amount of strong base, in that case also resulting solution will behave like buffer solution। तो इस केस में भी बफर सोल्यूशन बन जाएगा, पर क्या कंडीशन है ध्यान रखना कि जो वीक एसिड का जो अमाउंट है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होना चाहिए। देखो बफर सोल्यूशन जो बनेगा उसमें मैंने कहा कि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। पहले है उससे कोई मतलब नहीं, पहले है कुछ रिएक्शंस हो गए, फिर ये निपट गया, खत्म हो गया। इन द एंड जो होना चाहिए ये बफर सॉल्यूशन जब बनेगा तो इन द एंड ये खत्म हो जाना चाहिए। समझते हैं भाई इस बात को कि क्या बोल रहा हूं मैं, समझते हैं। एक काम करते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं और साथ में लेते हैं NaOH, ठीक है। सपोज करते हैं ये 100 ml है, 0.1 m गिवन है, सपोज करते ये दिया है, और ये भी 100 ml है और ये गिवन है 0.5 m, सपोज करते हैं, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, बोले कि भाई एसिटिक एसिड इतना है और NaOH इतना है, बताओ ये बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो बफर सॉल्यूशन को चेक करने के पहले देखो एसिड बेस का है आपका सॉल्यूशन, एसिड बेस के रिएक्शन को भगवान भी नहीं रोक सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने एसिड बेस को मिलाया तो भगवान भी अगर धरती पे आ गए तो वो भी नहीं रोक पाएंगे, ये रिएक्शन तो होना ही होना है। तो एसिड के साथ बेस को मिलाया तो रिएक्शन तो होना ही होना है, तो पहले रिएक्शन को करवा लो, ठीक है। देखो ये आप जैसे मिलाओगे तो कुछ ना कुछ होगा, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उससे हमें मतलब है कि वो बफर है कि नहीं है। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन देखेंगे क्या होगा भाई, तो पहले इसको मेरा प्लस किया तो क्या होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि वो तो हो जाएगा, फिर जो बना उसको चेक करना होता है ना कि क्या है। तो देखते क्या होगा, देखो CH3COOH का रिएक्शन NaOH के साथ, इससे बनेगा CH3COONA प्लस H2O,
और इनके मोल ले लेते हैं। मोल क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये है 10 एंड मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये 5। अच्छा, Na जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 10 मोल थे, 5 कंज्यूम हो जाएगा, 5 बचेगा। अरे यही तो होगा ना, ये 5 मोल ये खत्म होगा तो 5 मोल वो खत्म होगा, और ये कितना बनेगा? 5 और ये 5। अरे वाटर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, सब कुछ तो वाटर में होता है। इन द एंड लास्ट में क्या बचा? वीक एसिड 5 मोल। अच्छा, उसका सॉल्ट 5 मोल। वाटर, अरे भाई वाटर से कोई मतलब नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग वाला बचा? नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग वाला तो खत्म हो चुका, वो तो निपट गया। तो क्या बच रहा है? वीक एसिड, उसका सॉल्ट। अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट होता है तो सोल्यूशन कैसा होता है? बफर सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो और अगर स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम है तो स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाएगा और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा बफर सोल्यूशन होगा। तो जेई वाले जो होते हैं स्पेशली, देखो वैसे पूछने को तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर एडवांस वालों का फेवरेट ही है। तो एडवांस वाले नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या बैठा रहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बफर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बफर नहीं है। तो लोग इसको देखते ही बोल देते बफर नहीं है, और वहीं से गलती हो जाती है। भाई देख के जज नहीं करना है, पहले रिएक्शन करवा लो, जो बचेगा उससे होगा ना, रिएक्शन तो अपने आप होना है। अरे बफर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक गिलास पानी पड़ा है बस, तो बताओ बफर है कि नहीं है? अरे पड़ा तो तब होगा ना जब ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब रिएक्शन होने के बाद रखा होगा ना ये। आप जैसे मिलाओगे रिएक्शन होगा, फिर जो बचा अब बताओ बफर है कि नहीं है? तो बच्चे में ये है और ये, तो बफर है ये। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। तो अगर वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और अगर स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम हुआ तो रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा? बफर सोल्यूशन। तो ये तो था दूसरा मेथड। पहले वाले में तो सीधा सीधा दे दिया, जो नॉर्मली कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा दे दिया वो तो कोई भी बता देगा। इसमें सेकंड वाला तो तब भी ठीक था, थर्ड वाले में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगा थर्ड वाले में। अगर वीक एसिड का सॉल्ट दे दिया, अच्छा, और साथ में दे दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तब भी बफर सोल्यूशन हो सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बता क्या रहा हूं, पहले लिख लेते हैं। लिखो इफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इज टेकन एंड salt of weak acid is taken and strong acid is also taken, आगे लिखो amount of strong acid is less than the amount of strong acid is less than the amount of salt of weak acid. In this case also resulting solution behave like buffer solution, मतलब strong acid कम है, अच्छा, और weak acid का salt ज़्यादा है, अच्छा, तो जो solution जो बनेगा वो आपके पास कैसा होगा? buffer solution। अच्छा ठीक है, इसको करने के पहले मैं एक रिएक्शन का लॉजिक बताने जा रहा हूँ। मैंने जो ऑलरेडी वैसे जो मेरे लेक्चर है आप देखना एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें मतलब जो बेसिक है उसमें बताया हुआ है, पर मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूँ। देखो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करोगे तो बच्चे को पता है सॉल्ट बनता है, ठीक है। हम लोग कुछ और करने जा रहे हैं। एक रिएक्शन समझो, अगर आप एसिड का रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ करते हो, एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ, आप बोलो हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ करते हो तो इससे फिर से बनता है एसिड और फिर से बनेगा सॉल्ट। तो आप बोलोगे सर करवा क्यों रहे हो फिर? हाँ, इधर एसिड अलग होगा, इधर का एसिड अलग होगा, इधर का सॉल्ट अलग होगा, इधर का सॉल्ट अलग होगा।
ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो ये कि इसमें जो एसिड 1 होगा वो एसिड 2 से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ठीक है, ये बात लिख लो। वैसे ही मैंने मेरा जो रिएक्शन मतलब मेरा जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट उसमें बताया हुआ है, तो आप इसमें लिख लो कि above reaction will take place only when acid 1 is stronger than acid 2। ओनली बोला है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो ये तभी होगा जब एसिड 1 स्ट्रॉन्गर होगा एसिड 2 से, अदरवाइज रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगा। ये बात को ध्यान रखना है। तो कैसे करते इसको समझो। जैसे कि HCl के रिएक्शन CH3COONA के साथ करो तो बनेगा आपके पास CH3COOH और प्लस NaCl। एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ, फिर दोबारा बना एसिड, दोबारा बना सॉल्ट। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? जी वाला एसिड इस वाले एसिड से स्ट्रांग होना चाहिए तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। और समझते हैं। तो ये रिएक्शन, अरे इसमें जाओ लेक्चर नंबर 2 में। भाई लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया कि HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। तो HBr और HCl में कौन ज्यादा दमदार है, कौन ज्यादा पावरफुल है? ये तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वो वीक एसिड, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, मतलब एसिड 1 स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तो आराम से हो जाएगा, मस्त। अब देखो मैंने HBr एंड HI में क्या लिखवा है, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अरे वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता है, तो ये ध्यान रखना। अगर एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ करते हैं तो दोबारा एसिड बनता है, दोबारा सॉल्ट बनता है, तो इसमें ये वाला एसिड वो उस वाले एसिड का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ये। तो अभी हम लोग आते हैं, ये जो आपको मैंने पॉइंट लिखवाया इस पे क्या लिखवाया, वीक एसिड का सॉल्ट लिया और साथ में लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट कम होना चाहिए वीक एसिड के सॉल्ट से, तो सोल्यूशन हो जाएगा बफर सोल्यूशन। समझते हैं। HCl का रिएक्शन, अरे मान लेते ये ले लिया भाई, HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड साथ में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और इनमें रिएक्शन, अरे इनमें तो रिएक्शन होना ही होना है, तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है, मोल ले लेते ज्यादा समझने के लिए, तो मान लेते हैं कि इसका मोल है X, इसका मोल है Y। कोई वैल्यू लेके करना चाहे तो कर सकते हैं, पर ऐसे चलो X और Y ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, पढ़ो। मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट बी लेस देन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, मतलब कि Y की वैल्यू X से ज्यादा है। अरे यही तो बोला है मैंने अभी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, Y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तब ये खत्म हो जाएगा 0, निपट गया ये। तो ये होगा y माइनस एक्स और ये बनेगा x और ये तो x। ठीक है, ये अब आप बोलोगे सर NaCl का क्या होगा? अरे NaCl सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लिखवाए तो इसका pH 7 रहता है। ऐसे सॉल्ट कुछ नहीं करते, ये तो बस तमाशा देखते हैं, स्पेक्टेटर होते हैं, कुछ नहीं करते। तो देखो क्या है, ये बच गया। ये क्या है? ये है सॉल्ट ऑफ किसका? वीक एसिड का। अच्छा, और ये क्या बन गया? वीक एसिड कितना? X। तो बफर सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? बफर सॉल्यूशन के लिए चाहिए वीक एसिड और क्या चाहिए? उसका सॉल्ट। तो क्या होगा ये? बफर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल चलो समझ लेते हैं। सपोज करते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर 100 ml 0.05 m दिया होता, सपोज करते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं अगर गिवन है 100 ml
0.0 मान लेते ये 1, चलो भी यही ले लेते हैं, ठीक है। तो मोल, इसका मोल ये होगा, इसका मोल ये होगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो गया, निपट गया। ये कितना है 10-5, तो ये 5 बचा और ये 5 बना। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, बफर सोल्यूशन। तो इसका मतलब कि अगर एसिडिक बफर बनाना है तो 3 तरीके हैं। पहला, वीक एसिड साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट, ठीक है। दूसरा, वीक एसिड साथ में स्ट्रॉन्ग बेस, पर स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वीक एसिड का सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट कम होना चाहिए। इसको पहचानने में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये रिएक्शन नॉर्मली आदमी नहीं करवाता है, ठीक है। तो और देखो, बफर सोल्यूशन के केस में जो बफर सोल्यूशन होगा उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, पर इन द एंड जो सोल्यूशन बनेगा उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिक बफर पे जाने के पहले एक काम करते हैं, एसिडिक बफर का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिख कर लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी, ठीक है। अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो इसमें फॉर्मूला भी लिख के कर लेते हैं। तो क्या होगा, यही देखते हैं। तो इसमें नीचे लिखते हैं हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन। तो बफर सॉल्यूशन के लिए वीक एसिड भी चाहिए, साथ में उसका कंजुगेट बेस या फिर अनायन जो भी वो चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, ठीक है, ये आपके पास है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस लॉग लेती पीएच हो जाएगी, पीके हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसको पलट देते हैं और माइनस साइन को अंदर लेके, ये ध्यान रखना, ये ए माइनस साइन का कंसंट्रेशन है। तो फॉर्मूला क्या है, तो pH इक्वल टू क्या होता है, पीके ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाई एसिड। तो ऊपर कॉन्जुगेट बेस, नीचे एसिड, ठीक है। या फिर सॉल्ट भी लिख सकते हो, कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट, ठीक है। या फिर ये सॉल्ट भी हो सकता है, इससे प्रिफर होगा कॉन्जुगेट बेस लिखना, ठीक है। कई बार ऐसे सॉल्ट होते हैं से डबल डबल भी निकलते हैं, तो वहां पे कॉन्जुगेट बेस लिखना ज़्यादा बेटर या फिर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, आगे बढ़ने के पहले कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना जरूरी है, अरे क्योंकि चीजें सिंपल चल रही है ना, और मैंने बोला है कि भाई बफर सॉल्यूशन है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल चल रहा है, हाँ। तो कुछ अब कंफ्यूजन क्रिएट करना जरूरी है, कंफ्यूजन, हाँ, देखते कैसे होगा। देखो, बफर सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, वीक एसिड और कंजुगेट बेस। तो समझो क्या था, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो एक रिएक्शन देखते हैं,
ये रिएक्शन था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया बफर एक्शन के लिए कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब आप क्या ऐड करते हो, H+ ऐड करोगे, रिएक्शन फटाफट बैकवर्ड जाता है और चीजें मतलब बैलेंस कर देता है और पीएच का चेंज कम होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो H+ को कंज्यूम कर लेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, और फिर से चीजों को बैलेंस कर देता है। अच्छा अब आप पहले सोचो, अगर रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है, ठीक है, तो एसिड से तो H+ आएगा, तो हमें इसका जरूरत भी तो पड़ता है। मतलब कि बफर सॉल्यूशन के लिए ये, अरे एसिड को ऐड करते हैं, जैसे क्या बोलते, एसिड को ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। भाई बैकवर्ड जाने के लिए तो ये भी तो चाहिए ना, ये इसका मतलब बफर सॉल्यूशन के लिए इसका अमाउंट अच्छा खासा हाई होना जरूरी है। अगर मान लो सॉल्यूशन में ये कम हुआ तो ये रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा, आप आराम से सोचो। एसिड को ऐड करते हैं, H+ को ऐड करते हैं, H+ जैसे ऐड होगा बैकवर्ड जाएगा। भाई बैकवर्ड तब जाएगा ना जब ये भी होगा, मतलब कि बफर सॉल्यूशन को एक्ट, मतलब इस सॉल्यूशन को बफर के जैसे एक्ट करने के लिए इसका होना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो बेस को ऐड करते हो तो बेस इसको कंज्यूम करेगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड जाने के लिए इसका भी होना जरूरी है। मतलब कि इन दोनों का अच्छा खासा होना जरूरी है। मतलब अब समझते कि क्या है चीजें। तो चैप्टर में मैंने, जैसा मैंने स्टार्टिंग से कहा कि अगर बड़े वाले के सामने, मतलब मान लो अगर 100 है और उसमें अगर आप 2 ऐड करते हो तो 2 को इग्नोर कर सकते हो। तो मैंने इस चैप्टर में याद रखना है कि अगर एक बड़ा नंबर है उसका 10% लो और 10% से छोटा वैल्यू मान लेते हैं कि 100 का 10% है, मतलब 100 का 10% है 10, उससे छोटा वैल्यू मान लेते हैं 2, 3, 5। अगर आप 100 में ऐड करते हो या माइनस करते हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इस चैप्टर में ऐसा करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, आते हैं पॉइंट पे। CH3COO- अपॉन CH3COOH या फिर CH3COONA अपॉन CH3COOH, इनका रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो, सॉल्ट भी। इन्हें कुछ करता है नहीं, इन्हें तो बेचारा बस तमाशा देखता है। अब यहां से आएगा मेन कंफ्यूजन चैप्टर का। चैप्टर में क्या क्या हमने सीख लिया, पहले सीखा एसिड, फिर क्या सीखा, सॉल्ट, अब सीखा है बफर। बफर में एसिड सॉल्ट को मिला दिया। बफर के लिए दोनों का होना जरूरी है। अच्छा तो अब इस पे आते हैं। देखो इनका रेशियो किसका, इनका रेशियो, अगर ये मतलब किसका, इन दोनों का रेशियो, अगर ये रेशियो 0.1 से कम है तो, मतलब हमने इसका रेशियो लिया और अगर ये रेशियो 0.1 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड बहुत ज्यादा है। अरे मान लो ये वैल्यू 200 है और मान लो ये 10, तो 10/200 0.05 आएगा। मतलब ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब इनका रेशियो अगर 0.1 से कम हुआ तो इसमें नीचे लिखो इसमें नीचे लिखो, एरो बना के लिखो in this case amount of acid is very large as compared to amount of conjugate base. So in this type of solution conjugate base are neglected in the calculation of pH. So in this case conjugate base are neglected in the calculation of pH. तो ऐसे केस में अगर आपको pH को निकालना है तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तभी 0.1 से छोटा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। किसको, इसको, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इसका अमाउंट कम है, ये देखो रेशो 0.1 से कम आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। भाई टेंशन मत लो, नेग्लेक्ट कर दो, इमोशनल मत हो, अरे सर कर दो 0.1 से, और 0.1 से छोटा है मतलब ये बड़ा है, बड़े वाले के सामने छोटे की क्या औकात, हटाओ इसको, नेग्लेक्ट करो। तो मतलब अब आपको क्या लेना है, CH3
COOH, इसको सिर्फ कंसिडर करना है। ये क्या है? वीक एसिड। अच्छा, और वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला, तो अगर ये आया तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला होगा 1/2 pKa माइनस log C। इसका मतलब, अरे इसमें साथ में कंडीशन ये है कि अल्फा जो है वो 0.1 से कम है वीक एसिड का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों का रेशियो 0.1 से कम हुआ तो सॉल्ट को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एसिड ले लेते हैं और एसिड को पीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हाँ, मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन गिवन है, मान लो इसका अगर मान लेते हैं 5 मोल है और इसका मान लेते हैं 500 मोल है, इसको भूल जाना, इसको देखना ही मत, चुपचाप इसको देखना, इसका पीएच निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो उसको इग्नोर कर देना। अच्छा, मतलब कि बड़े वाले के सामने छोटे वाले को इग्नोर कर देते हैं। पहले उधर वाले केस पे आते हैं, बीच में भी एक केस है। तो ये केस कैसा है? ये केस है वीक एसिड, तो इसको हम लोग वीक एसिड समझ के सॉल्व करेंगे। उधर आते हैं, अगर ये रेशियो 10 से बड़ा हुआ तो देखो एक बात समझ लो, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, इसका और इसका मतलब एक ही है। देखो, जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता था उसमें सोडियम तो कुछ किया ही नहीं था, किया था सब कुछ इसने था। तो अगर इसका रेशियो मान लो 10 से बड़ा है, मतलब कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, अरे 10 टाइम्स, मतलब इनका रेशियो 10 से भी बड़ा आ रही है, वैल्यू बहुत बड़ी है, वैल्यू अब छोटी, अब इसकी कोई औकात नहीं, छोटा है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो, इन दिस केस amount of conjugate base is very large as compared to amount of weak acid. So in this weak acid is neglected, तो वहां पे weak acid को neglect कर देंगे। तो मतलब यहां पे ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेग्लेक्ट हो गया। तो ये तो आपका नेग्लेक्ट हो गया, तो ऊपर वाला सिर्फ आपको लेना है। तो यहां पे क्या कंसीडर करना है? सिर्फ इसको। तो मतलब ये आपके पास कहलाएगा सॉल्ट। अरे CH3CO माइनस मतलब वही कॉन्जुगेट बेस है, सॉल्ट एक ही है, ठीक है वो। तो ये वीक एसिड और वो सॉल्ट, मतलब अगर ये रेशियो 0.1 से कम आया तो मतलब तो ये इग्नोर, और 10 से बड़ा है तो ये इग्नोर, मतलब जो छोटा है उसको इग्नोर कर दो। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? जो पीएच का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2। सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इन्हें वैसे कुछ करता नहीं पर बोलने को वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो क्या होगा? 14 प्लस pKa प्लस log C। देखो फॉर्मूले का खेल देखो, जब इधर ये ज़्यादा है तो फॉर्मूला ये, और जब ये ज़्यादा है तो फॉर्मूला ये, कि मतलब अगर आपके पास इसका अमाउंट ज़्यादा हुआ तो वीक एसिड इग्नोर हो गया, तो ये सॉल्ट का फॉर्मूला, तो इसमें नीचे भाई वीक एसिड इग्नोर हो गया। अब बीच वाला केस जो हमारा टॉपिक है, सॉल्ट एसिड, बीच वाला है बफर। देखो बफर सॉल्यूशन के लिए रिएक्शन का बैकवर्ड और फॉरवर्ड आना दोनों जरूरी है, मतलब कि याद रख, अभी जो बताया था, देखो ये भी चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो बैकवर्ड नहीं आ पाएगा, ये भी चाहिए तो मतलब ये भी चाहिए तो फॉरवर्ड जाने के लिए, तो मतलब दोनों का अमाउंट होना चाहिए, जरूरी है। अगर दोनों में से मान लो अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तब भी बफर नहीं बन पाएगा, मतलब अगर मान लो कि बेस ज़्यादा है तब भी बफर नहीं, और एसिड ज़्यादा है तब भी बफर नहीं। बफर के लिए तो भाई दोनों चीज़ें चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों चाहिए, ठीक है। बफर याद रखना एसिड और बेस दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो रेशियो है ये 10 से लेके
0.1 के बीच में होना चाहिए। मतलब बफर के केस में ना ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो कम से कम 0.1 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10। अगर ये भी ज़्यादा हो गया तब भी बफर नहीं होगा और ये भी ज़्यादा होगा तब भी बफर नहीं होगा। बफर के लिए दोनों का होना जरूरी होता है। और अगर ऐसा रेशियो हुआ तब तो पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग, अरे अभी यही तो लिखा था, ये क्या था, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में दोनों का अच्छा खासा होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इट मीन्स दैट फॉर बफर सोल्यूशन बोथ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। तो दोनों सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, कोई कम या कोई बहुत मतलब कोई बहुत कम या कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बफर सॉल्यूशन के लिए इनका रेशियो क्या होगा, 0.1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब और कुछ समझते हैं। अगर यहाँ 0.1 लोगे, अगर यहाँ 0.1 लोगे, अरे इनका रेशियो है ना भाई, ये रेशियो, अगर ये 0.1 लोगे तो लॉग 0.1 होता है -1। ठीक है, और अगर इसको 10 लोगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें नीचे लिख लेते हैं आपके पास रेंज ऑफ पीएच कि बफर सॉल्यूशन कहाँ तक जा सकता है। तो देखो बफर सॉल्यूशन के लिए ये बात ध्यान रखना है अब आप लोगों को, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड का जो रेशियो होता है ये 10 से लेके 0.1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा बस, तो ये इसके बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसका जो पीएच होगा, मतलब कि वो pKa -1 से लेके, अरे ये 0.1 रखोगे तय होगा, इससे लेके pKa +1 के बीच में ही होगा। इसका पीएच ना कभी इससे छोटा होगा ना कभी उससे बड़ा होगा। अगर हुआ तो बफर नहीं होगा, फिर बफर नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। ऐसे केस में फिर अरे अभी जो बताए तो वही, फिर एसिड, उसके केस में फिर सॉल्ट। ठीक है, तो बफर का पीएच इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, तो याद रखना कि बफर का जो पीएच होगा इससे बड़ा या इससे छोटा होगा। ठीक है, ये बफर का रेंज होगा पीएच का। ठीक है, ये अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते। अच्छा ये बताओ बफर के लिए अरे जैसे मान लो एसिटिक एसिड लिखा प्लस CH3CO- और H+, जैसे एसिड ऐड करते हैं, जैसे एसिड तो तुरंत फटाफट बैकवर्ड आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। और जैसे मान लो कि बेस ऐड करोगे तुरंत फॉरवर्ड जाना चाहिए, हाँ। मतलब कि दोनों, मतलब कि जैसे CH3COOH से बनता है CH3COO- और H+, एसिड ऐड करोगे तुरंत बैकवर्ड आना चाहिए, बेस ऐड करोगे तुरंत फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन क्या होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड तुरंत करना चाहिए। तो देखो तुरंत अगर करना है, मस्त अच्छे तरीके से करना है, तो वैसे केस में अगर एसिड और बेस दोनों का अमाउंट अगर सेम रहेगा, मतलब कि वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस का अमाउंट अगर सेम रहेगा, तो वो बफर सबसे बेस्ट बफर होगा। देखो पहले समझो, बफर जो होता है वो एसिड, मतलब बफर सॉल्यूशन पे एसिड अगर ऐड करोगे तब भी पीएच का ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बेस ऐड करोगे तब भी पीएच का ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों केस में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में वीक एसिड भी होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट बेस भी होना चाहिए। अगर दोनों का अमाउंट सेम होगा तो बेस्ट है। तो याद रखना है कि फॉर बेस्ट बफर सॉल्यूशन तो बेस्ट बफर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, CH3COOH जो होगा CH3CO- के इक्वल हो जाए। ये तो सबसे अच्छा कि तुरंत बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों के लिए सही चलेगा। तो मतलब कि इसमें pH इक्वल होगा pK, अरे इसमें लॉग इनका रेशियो 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0।
तो जब pH pK के इक्वल होता है तो बफर सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया होता है तब, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई एसिडिक बफर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, अभी थोड़ा चलो अच्छा एक न्यूमेरिकल कर लेते, सिर्फ एक न्यूमेरिकल, फिर बेसिक बफर पे आते हैं। एक न्यूमेरिकल चलो कर लेते, थोड़ा वार्म अप टाइप, फिर बेसिक बफर पे आते हैं। ठीक है। ये तो एसिड को मिलाए बेस के साथ, पूछा पीएच क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, ठीक है। ये अब इसको करते हैं। तो कुछ सबसे पहले तो दोनों में रिएक्शन होगा, दोनों में रिएक्शन करवाओ। आप अगर ध्यान दोगे जब मैं सॉल्ट वाले क्वेश्चंस कर रहा था पहले, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो हमेशा मैंने एसिड और बेस का अमाउंट सेम लिया था कि सॉल्ट बनता है। अब क्या है कि एसिड और बेस के अमाउंट में एसिड जाता है, ठीक है। और केसेस सबको मिक्स करके भी आगे न्यूमेरिकल करेंगे। टू 2.5 लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा। सेवन 7.5 और 2.5, ठीक है। ये तो क्या होगा, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट या फिर भाई कॉन्जुगेट बेस अपन एसिड। तो pKa कितना है, इसका माइनस लॉग ले लो, pK आ जाएगा, दैट इज 4.7। अरे माइनस लॉग लो 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 2.5 एंड एसिड कितना है 7.5। तो ये आएगा log 1/3। तो ये इसका आंसर होगा 4.23, ठीक है। तो ये इसका पीएच का आंसर आएगा। इसमें एक बात समझ लेते हैं, बेसिक बफर करने के पहले एक बात समझ लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें है क्या, पहले समझ लो कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। देखो ये कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो लास्ट वाले क्वेश्चन में एसिड और बेस दोनों को मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन बन जाता है उसी का तो होता है ना मोल बाय वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। मतलब अरे सॉल्यूशन तो सेम होता है ना, सेम सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा। तो देखो क्या होगा, pKa प्लस लॉग, देखो मोल ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम V, ठीक है, वॉल्यूम V क्योंकि वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मोल ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम V। तो देखो V से V कट जाएगा, तो इसमें pH इक्वल टू क्या आया, pKa प्लस लॉग मोल ऑफ सॉल्ट
अपॉन मोल ऑफ एसिड। ठीक है, अब इसमें समझो pKa तो कांस्टेंट है, अरे pKa तो कांस्टेंट है, ठीक है, pKa तो कांस्टेंट है तो वो तो दिया रहेगा, ठीक है, वैसे वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ मोल आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने देखो जितने फॉर्मूले पढ़े पहले, जैसे मान लो कि वीक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा, तो वहाँ पे जो था आपके पास, जैसे मान लो pH निकालना था, तो वहाँ पे आपका H पॉजिटिव की वैल्यू थी √Ka/C, या फिर pH था हाफ pK - log C, तो वहाँ पे कंसेंट्रेशन था C। और सॉल्ट के भी फॉर्मूले में भी C आ रहा था कंसेंट्रेशन, तो उन दोनों का जो pH था, मतलब उन दोनों का pH वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका मैं बताता हूँ मतलब क्या, समझो मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, अगर आप इसमें पानी ऐड करोगे, मान लो सिर्फ वीक एसिड समझो, सिर्फ मान लो एसिटिक एसिड है, इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर को ऐड करने से कंसेंट्रेशन चेंज होगा, कंसेंट्रेशन चेंज होगा तो पीएच चेंज होगा। मतलब कि वीक एसिड का जो पीएच होता है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे तो पीएच बदल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है सॉल्ट पे। मान लो ये आपके पास सॉल्ट है, मान लो सॉल्ट, अरे वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया है, अगर आप इसमें पानी मिलाओगे तो इसका भी पीएच बदल जाएगा, इसका भी पीएच चेंज होगा। मतलब इसका भी जो पीएच होता है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसमें देखो क्या हुआ, वॉल्यूम कट गया तो इसका जो पीएच है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप इसमें पानी मिलाओगे भी तो वॉल्यूम चेंज होता है, अरे मतलब पानी मिलाने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम से क्या चेंज होता है, कंसंट्रेशन। जहां पे कंसंट्रेशन जब लिखा था वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया था, मोल आ गया। तो देखो पानी को मिलाने से मोल नहीं बदलता, होता क्या है कि जब आप वाटर को ऐड करते हो तो वाटर को ऐड करने से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या चेंज होता है, आपके पास कंसंट्रेशन चेंज होता है। मतलब वही, पर यहाँ पे देखो मोल है ना कि कंसंट्रेशन, तो वाटर को ऐड करने से मोल थोड़ी ना बदलता है। तो ये जो पीएच है ये वाटर पे मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो इसका पीएच चेंज नहीं होता है। ये बफर सॉल्यूशन का समझ लो कि सबसे ज्यादा मतलब बड़ी पहचान मतलब है कि किसी की मतलब ट्रेडमार्क आइडेंटिटी। तो इसका ट्रेडमार्क आइडेंटिटी क्या है बफर सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूट करने पे चेंज नहीं होता है। अगर वीक एसिड है उसको डाइल्यूट करोगे तो उसका पीएच बदल जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन बदल रहा है। सॉल्ट है उसको डाइल्यूट करोगे उसका पीएच बदल जाएगा, पर बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसका पीएच नहीं बदलता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये बफर सॉल्यूशन की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। तो इसमें नीचे लिखो इट मीन्स दैट pH of buffer solution does not depend upon volume of solution. So pH of buffer solution does not changes on dilution. So pH of buffer solution does not changes on dilution. तो याद रखना है कि बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है वो डाइल्यूट करने पे चेंज नहीं होते, बफर सॉल्यूशन की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। अब आते हम लोग बेसिक बफर पे। तो बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस साथ में उसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड या सॉल्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या चाहिए, वीक बेस साथ में इसका कॉन्जुगेट एसिड या फिर सॉल्ट। अरे जैसे साथ में हो सकता है NH4 पॉजिटिव भी, या आप ऐसा भी लिख सकते हो NH4OH प्लस NH4Cl। बात है कि Cl वैसे भी कुछ करता नहीं, ठीक है। तो कैसे वर्क करेगा इसको भी समझ लेते हैं। देखो बस समझ लेते हैं। ये होगा आपके पास, अगर आप इस सॉल्यूशन में बेस ऐड करोगे तो मतलब आपने OH माइनस ऐड किया, जैसे इस सॉल्यूशन बेस ऐड करोगे OH माइनस ऐड होगा, OH माइनस ऐड होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बेस ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ये अपने OH माइनस को कम मतलब बेस ऐड करोगे OH माइनस ऐड होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ये अपने OH माइनस को कम कर लेगा, अपने OH माइनस को कम कर लेगा, तो ज़्यादा पीएच का चेंज नहीं हो पाएगा।
एसिड अगर ऐड करोगे तो इसको कंज्यूम कर लेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अपने फिर से अमाउंट को दोबारा वैसा मेंटेन कर लेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये तो बेसिक बफर के लिए क्या चाहिए, वीक एसिड मतलब सॉरी वीक बेस, साथ में इसका कॉन्जुगेट एसिड या फिर सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट में सीएल कुछ नहीं करता, सीएल वैसे भी स्पेक्टेटर आयन है, ठीक है। इसमें नीचे लिखो बेसिक बफर is prepared by using weak base and its conjugate acid, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट, ठीक है। अब नीचे हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर को प्रिपेयर कर देंगे। तो कैसे करते इसको समझते हैं। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट सीधा दे दिया, जैसे एसिडिक बफर में सीधा दिया वैसे बेसिक बफर में सीधा दे दिया। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, या ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट और ब्रैकेट बंद कर लो, आर टेकन, इन दैट केस रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बिहेव लाइक बफर सोल्यूशन। मतलब अगर वीक बेस साथ में इसका कॉन्जुगेट एसिड दे दिया तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बफर सोल्यूशन, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये तो समझ में आ ही रहा है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें क्या समझाना, सेकंड पॉइंट लिखो जैसे एसिड के लिए किया था वैसे, मतलब अगर वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो जाएगा, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो होगा बफर सोल्यूशन। तो इसमें लिखो, नीचे लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, इफ वीक बेस इज टेकन along with strong acid, if weak base is taken along with strong acid and amount of strong acid is less than the amount of weak base, in that case strong acid is consumed completely and resulting solution will behave like buffer solution। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन भी कैसा बिहेव करेगा, बफर सोल्यूशन के जैसे समझते हैं। अगर HCl साथ में NH4OH लिया, इसका कुछ ले लेते हैं अमाउंट, सपोज करते हैं 100 ml 0.1 ml, ये मानते ये भी 100 ml और ये 0.2 ml, ठीक है। तो इनके मोल ये होगा 10, ये होगा 20, इनमें आपस में रिएक्शन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, HCl निपट जाएगा, तो ये कितना बचा 10, मतलब क्या बचा, वीक बेस, और ये भी कितना फॉर्म होगा 10। तो यहाँ पे देखो क्या, मतलब ये खत्म हो गया, ये बचा, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, वीक बेस बचा और साथ में इसका सॉल्ट। तो ये कैसा सोल्यूशन बिहेव करेगा, बफर सोल्यूशन। तो अगर वीक बेस के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का अमाउंट कम है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में वीक बेस और इसका सॉल्ट बचेगा, तो ये सोल्यूशन कैसा होगा, बफर सोल्यूशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, बफर सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब इसमें आता है थर्ड पॉइंट पे। ये कैसा था, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कम, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो एसिड के जैसा था, वो अगर वीक बेस का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, वीक बेस का सॉल्ट है, और आपने साथ में लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो रिजल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम है तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो भी बफर सोल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट लिखो इफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड strong base are taken and amount of strong base is less than the amount of salt of weak base, amount of strong base is less than the amount of
salt of weak base, in that case also resulting solution will behave like buffer solution। तो यहां पे भी जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो कैसा बिहेव करेगा, बफर सोल्यूशन के जैसे। ठीक है, करवाने के पहले एक बात फिर से समझ लो, अगर आप एक बेस का रिएक्शन एक सॉल्ट के साथ करते हो, जैसे एसिड के लिए था वैसे ही सॉल्ट के लिए, तो इसमें दोबारा एक बेस बनता है और दोबारा एक सॉल्ट बनेगा। और ये रिएक्शन में भी होने के पीछे एक ही लॉजिक है कि वो जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए इस बेस से, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो बेस अगर स्ट्रांग है इससे तो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझते हैं, साथ में बफर सॉल्यूशन भी समझते हैं। NaOH स्ट्रांग बेस, वीक बेस का सॉल्ट NH4Cl, इससे मान लेते बनता है NaCl प्लस NH4OH। ठीक है, ये हो रहा है NaOH से ये बन गया। ठीक है, तो देखो क्या, ये बेस, ये सॉल्ट, ये फिर सॉल्ट और ये बेस, वो स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस, हो जाएगा रिएक्शन। इनका कुछ अमाउंट ले लेते। अरे भाई बफर सॉल्यूशन समझना है ना ये, तो सपोज करते ये 100 ml है, 0.1 m, और ये 200 ml है, 0.1 m। ठीक है, तो इसका मोल 10, अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसका मोल 20, खत्म हो जाएगा। तो ये 20 में से 10 माइनस होगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। ठीक है, ये 10 बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं, पर ये भी 10 बन गया। तो देखो ये कितना बच रहा है 10, और ये कितना बन रहा है 10। तो मतलब क्या हुआ कि वीक बेस और ये क्या, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, मतलब वीक बेस और ये क्या, सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो कैसे कहलाएगा आपके पास, फिर से बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, वीक बेस और इसका सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग वाला तो खत्म हो गया, इसके सॉल्ट से कोई मतलब नहीं। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उस पर फोकस करना है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन weak base and salt of weak base, so resulting solution will behave like buffer solution। तो ये कैसा बिहेव करेगा, बफर सॉल्यूशन के जैसे। ठीक है, ये तो अभी के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अब इसका फॉर्मूला, मतलब बेसिक बफर का फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। एसिडिक बफर से काफ़ी मिलता जुलता है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्ट बफर, वो लिखेंगे, और फिर हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे बफर सॉल्यूशन पे बेस्ड।